दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यूज करा रहे हैं। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 4 पीवाईक्यूज चल रहा है। इसमें हम 15 क्वेश्चन करा चुके हैं और 15 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो चलिए हम प्रश्न 16 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 16 है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? अरब सागर पर स्थित है। ए है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बी है कर्नाटक, केरल, गुजरात। सी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। डी है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर के किनारे स्थित है? तो प्रश्न 16 का सही आंसर है 2, यानी कर्नाटक, केरल, गुजरात। कर्नाटक, केरल, गुजरात, यानी कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट को अरब सागर के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे पर स्थित है गुजरात, महाराष्ट्र। चलिए मैं लिख देती हूँ गुजरात, महाराष्ट्र। इसके बाद है कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य जबकि इसके पूर्वी तट पर, यानी कि जबकि भारत का पूर्वी तट है बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे पर स्थित है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि राज्य स्थित हैं। तो प्रश्न 16 का सही आंसर है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रश्न 17 है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? यानी कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? ए थिम्पू, बी है काबुल, सी है अबू धाबी, फिर डी है बर्लिन। तो प्रश्न 17 का सही आंसर आप लोगों को करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो प्रश्न 17 का सही आंसर आप लोगों को करना है। प्रश्न 17 का सही आंसर है सी, अबू धाबी। क्या है? तो अबू धाबी, यानी अबू धाबी को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी व यहाँ का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी व यहाँ का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। कौन? तो अबू धाबी। रेत के टीले अबू धाबी शहर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो अबू धाबी शहर में पाए जाते हैं। अबू धाबी शहर में रेत के टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो रेत के टीले पाए जाते हैं। तेज हवाओं के बहाव के कारण रेत, यानी कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो तेज हवाओं के बहाव के कारण रेत एक स्थान पर जमा होकर एक टीले की आकृति का रूप ले लेता है। यानी कि तेज हवा जब चलती है तो तेज हवा के बहाव के कारण रेत एक स्थान पर जमा होकर रेत की आकृति का रूप ले लेता है, जिसे रेत के टीले कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, आप लोग पढ़िए कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने से संभावित सही कारणों को चुनिए। सही कारणों को चुनिए। चलिए मैं आप लोगों को पूरे दिखा देती हूँ। ऑप्शन ए है, जिन झीलों तालाबों में पानी का यानी वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। बी है, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक दी गई है। सी है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। डी है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। कूट की सहायता से हम देखते हैं कौन कौन सही है। ए है, 1 है ए बी और डी, 2 है ए बी और सी, 3 है बी सी और डी, 4 है सी डी और ए। तो प्रश्न 18 का सही आंसर आप लोगों को करना है। तो प्रश्न 18 का सही आंसर है ए। क्या है? तो ए। प्रश्न 18 का सही आंसर है ए, यानी कि ए, बी और डी। यानी कि जिन झीलों में वर्षा का पानी यानी कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह तो अब सूख गई हैं या अब नहीं है। ए है ए। फिर बी है कि पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की भूमि अब कोल तार सीमेंट से ढक दी गई है। किससे ढक दी गई है? तो कोल तार सीमेंट से ढक दी गई है। प्रश्न डी है, फिर डी है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसका सही आंसर है ए 1, ए बी और डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। बी है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। सी है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। आगे इसके क्या है? समग्र रूप में देखते हैं, यानी समग्र रूप में देखते हैं। फिर है डी, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तो प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। तो इसका सही आंसर पूछ रहा है। प्रश्न 19 का सही आंसर है सी। क्या है? तो सी, यानी कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। किसमें देखते हैं? तो समग्र रूप में देखते हैं। यानी पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन विषय वस्तु का क्षेत्र व्यापक है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु का क्षेत्र व्यापक है और इसमें सभी तत्वों का समावेश है। सभी तत्वों का समावेश है। तो प्रश्न 19 का सही आंसर है सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। तो आप लोग पढ़िए कि प्रश्न 20 है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य पूछ रहा है। सत्य ए है ऑप्शन। तो आप लोग ऑप्शन भी देखिए। ऑप्शन ए है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। बी है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। सी है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। डी है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों को सत्य बताना है। क्या बताना है? तो सत्य।
सत्य बताना है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। सत्य बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर है 3, यानी कि सी। इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। किससे होता है? तो भाषा और गणित के माध्यम से होता है। भाषा और गणित के माध्यम से होता है। यानी एनसीएफ 2005 के एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है। क्या करती है? तो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थी अपने परिवेश या समुदाय में संदर्भगत अधिगम भाषा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। प्रश्न 21 है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? ए है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। बी है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। सी है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। डी है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंततः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो प्रश्न 21 का आप लोगों को सही आंसर करना है। प्रश्न 21 का सही आंसर, तो प्रश्न 21 का सही आंसर है डी। क्या है? तो डी, यानी कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंततः संबंधित समझ के विकास के लिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों, यानी कि उप विषयों के स्थान पर एनसीएफ 2005 के द्वारा थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए यह थीम आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। प्रश्न 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आप लोग भी पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ए है काम और खेल, बी है भोजन, सी है आवाज, डी है हम चीज कैसे बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, यानी काम और खेल वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में नहीं है। तो इसका सही आंसर ए। क्या है? तो ए, यानी काम और खेल। काम और खेल, इसका सही आंसर है ए, काम और खेल। एनसीएफ 2005 द्वारा, यानी कि चलिए मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि कक्षा 5, यानी कि एनसीएफ 2005 द्वारा कक्षा 3, यानी कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में, कितने थीम है? तो पर्यावरण अध्ययन की थीमें हैं 6, यानी कि 6 थीमें, 6 थीमों, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमों में विभाजित किया गया है। इन थीमों में थीमें हैं परिवार, आवास, परिवार है मित्र, यानी कि परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, पानी, फिर है आवास, यात्रा,
तथा हम चीजें कैसे बनाते हैं, तथा हम चीजें कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आदि शामिल है। क्या है इसमें? तो इसमें है इन थीमों में परिवार एवं मित्र, भोजन, परिवार एवं मित्र, यहाँ पर चलिए मैं लिख देती हूँ भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं आदि 6 थीमों को यानी कि थीमों को शामिल किया गया है। इसमें थीम नहीं है तो काम और खेल, ये थीम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। प्रश्न 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। नहीं पूछ रहा है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। ए है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। बी है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। सी है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। डी है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है प्रश्न 23। इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो ए, यानी कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को ढूंढने का अवसर देता है। क्या देता है? तो अपने परिवेश को, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को ढूंढने का अवसर देता है। इसकी प्रकृति एकीकृत है। कैसी है? तो इसकी प्रकृति एकीकृत है, एकीकृत, यानी इसकी प्रकृति एकीकृत होती है। यह एक बाल केंद्रित अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? तो यह एक बाल केंद्रित अध्ययन है। इसकी प्रकृति एकीकृत है, जो वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देती है। इनकी वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देती है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों के समग्रता के अध्ययन पर बल देता है, यानी पर्यावरण अध्ययन बच्चों के समग्रता पर बल देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 24। तो प्रश्न 24 है, आप लोग पढ़िए प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बी है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों को ध्यान से जोड़ना, यानी बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ध्यान से जोड़ना। क्या होगा? शिक्षकों के ध्यान से जोड़ना। चलिए मैं इसको देख लेती हूँ, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि ऑप्शन 2 क्या है। कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, हमारी तरफ से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रश्न 24। तो 2 है, यानी कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान को से जोड़ना। के है ये। चलिए मैं इसको रफ करके सही कर देती हूँ। के है ये। फिर है सी है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से, यानी कि 4 बड़ी बड़ी दीवारी से, 4 दीवारी से बाहर सीखना। डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना। पुट की सहायता से हम देखते हैं कि ए केवल ए और बी सही है, डी सही है। 2 है ए सी और डी सही है। 3 है केवल डी सही है। फिर 4 है केवल ए सही है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि प्रश्न 24 क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। एक के है ज्ञान से जोड़ना। सी है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो कूट की सहायता से इसका सही आंसर है 2, ए सी और डी। ए सी और डी, ए सी और डी। ए यानी बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सी है पर्यावरण अध्ययन
सी है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चहारदीवारी से बाहर सीखना। डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना। तो प्रश्न 24 का सही आंसर है 2, यानी कि ए, सी और डी। ए, सी और डी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन मूलतः, यानी कि पर्यावरण अध्ययन मूलतः एक प्रयोग का विषय है। कैसा विषय है? तो पर्यावरण अध्ययन मूलतः एक प्रयोग का विषय है। प्रयोग का विषय है जिसका क्षेत्र व्यापक है। कैसा क्षेत्र है? तो इसका पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र व्यापक है। कैसा है? तो इसका क्षेत्र व्यापक है, यानी कि बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के लिए ज्ञान की रचना हेतु उनकी सक्रिय भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यानी कि इसके लिए इस विषय को कक्षा की दीवारों से बाहर सीखना तथा महत्वपूर्ण कदम होता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पर्यावरणीय अध्ययन हेतु बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित, बच्चों के अस्थायी ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित कर मूलतः पर्यावरणीय ज्ञान की रचना होती है। तो प्रश्न 24 का सही आंसर है 2, ए, सी और डी। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न 25। तो प्रश्न 25 है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त डैश डैश है। ए है कक्षा निदर्शन, बी है किस्से कहानियां, सी है पाठ्य पुस्तक का ज्ञान, पाठ्य पुस्तक का पठन, या फिर डी है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त है। इसका सही आंसर है बी, यानी किस्से और कहानियां। किस्से और कहानियों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त है किस्से और कहानियां। इसका सही आंसर, यानी कि यहाँ पर डैश डैश में रिक्त स्थान में भरा जाएगा किस्से और कहानियां। किस्से और कहानियां कि इनके माध्यम से, नहीं, किस्से और कहानियों के माध्यम से बच्चे आसपास की व्यवहारिक घटना तथा प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक घटनाएं तथा प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे बच्चों में समझ के साथ साथ विषय वस्तु के प्रति रुचि व जिज्ञासा बढ़ती है। जिसमें बच्चों में समझ के साथ साथ विषय वस्तु के प्रति रुचि व जिज्ञासा विकसित होती है। परिणाम स्वरूप यानी कि वर्षा, प्रदूषण, बीमारियों का किस्सा कहानियों के माध्यम से पर्यावरणीय अध्ययन को सीखना। अगला प्रश्न है प्रश्न 26। तो आप लोग भी प्रश्न को देखिए, फिर आगे हम स्क्रॉल करके आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो प्रश्न 26 है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद, यानी कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है, यानी कि प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। ए, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। बी है उद्देश्य पूछ रहा है। बी है बच्चों को खोजने का अवसर देना। सी है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। डी है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। कोड की सहायता से हम देखते हैं ए, बी और सी सही है, 2 है केवल डी सही है, 3 है केवल सी सही है, फिर 4 है बी, सी और डी सही है। बी, सी और डी सही है। तो प्रश्न 26 का सही आंसर आप लोगों को करना है। तो प्रश्न 26 का सही आंसर है ए। क्या है? तो ए, बी और सी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि ए, बी और सी। यानी कि शिक्षक द्वारा, किसके द्वारा? तो शिक्षक द्वारा हमेशा एक क्रिया विधि के सुचारू रूप से संचालन के पश्चात बच्चों में सक्षम कौशल का आकलन करना, बच्चों को खोजने के अवसर प्रदान करना तथा बच्चों को खोजने के अवसर प्रदान करना बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। इसका सही आंसर है प्रश्न 26 का सही आंसर है ए, बी और सी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 27। प्रश्न 27 है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? यानी कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी है, यह पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की अनुपस्थिति का विकास करेगा। फिर सी है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जोड़ने का अवसर देगा। डी है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो प्रश्न 27 का आप लोगों को सही आंसर करना है। तो प्रश्न 27 का सही आंसर है सी, यानी कि 3। चलिए देखते हैं कूट नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी, यानी कि 3 सी। एक मिनट हम देख लेते हैं, कुछ डाउट हो रहा है कि कूट तो नहीं है। नहीं, कूट नहीं है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की अनुपस्थिति का प्रयोग करेगा। सी है, यानी कि सी है कि यह शिक्षकों को पृष्ठभूमि को जानने का अवसर प्रदान करेगा। डी है, यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो प्रश्न 27 का सही आंसर, तो कूट नहीं लिखा है, इसमें कूट है। चलिए मैं कूट लिख देती हूँ। ऑप्शन 3 सही है। चलिए मैं कूट लिख देती हूँ। कूट है कूट में क्या है? पहला है, यानी कि ए है, सी और डी। फिर दूसरा है बी और सी। फिर तीसरा है ए, बी और सी। फिर चौथा है बी, सी और डी। तो तीसरा इसका ऑप्शन और तीसरा सही, इसका सही आंसर है 3, यानी कि ए बी और सी। चलिए मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ। ए बी और सी। ए है कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, यानी कि ए सही है। बी है, ए बी और सी है। बी है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, यानी कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। फिर सी है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यानी कि प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसका सही आंसर है 3, यानी कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ए राइट है। बी है,
ए, बी और सी है। बी है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। फिर सी है, ऑप्शन सी है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो इसका सही आंसर है 3, ए, बी और सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 28। तो प्रश्न 28 कह रहा है कि वनोन्मूलन, क्या? तो वनोन्मूलन यानी कि वनों को उखाड़ना, उन्मूलन करना यानी कि नष्ट करना। वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठक के स्तर में वृद्धि होती है? तो प्रश्न 28 का आप लोगों को सही आंसर करना है। आंसर करिए प्रश्न 28। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? तो ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ओजोन, सी है जलवाष्प, डी है ऑक्सीजन। तो चलिए देखते हैं कि वनोन्मूलन के फलस्वरूप यानी वनों को नष्ट करने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठक के स्तर में वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। यानी कि वनों उन्मूलन अर्थात वनों को समाप्त करना। क्या है? तो वनों को समाप्त करना, वनों को समाप्त करना ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि में योगदान देता है और हरित ग्रह प्रभाव यानी कि हरित ग्रह प्रभाव को बढ़ावा देता है। क्या देता है? हरित ग्रह प्रभाव को बढ़ावा देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 29। प्रश्न 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? ए है हैजा, बी है टाइफाइड, सी है हेपेटाइटिस, डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो प्रश्न 29 का सही आंसर है डी। क्या है? तो ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। जबकि हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये जल प्रभावित यानी कि जल से होने वाले रोग हैं। ट्यूबरक्लोसिस का मुख्य कारण यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का मुख्य कारण है माइक्रोबैक्टीरियम। क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है। क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है। माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु। यह जीवाणु कैसा होता है? तो यह जीवाणु छोटा होता है, एरोबिक तथा चलने में असमर्थ होता है। हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जल संचालित या प्रसारित रोग हैं। ट्यूबरक्लोसिस में यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, वजन घटना आदि प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। तो आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 13। यानी कि प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के युग्म का चयन कीजिए। प्रदूषण द्वारा होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। ए है कैंटकाई सिंड्रोम एवं मीना-माता, बी है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन एवं मैरास्मस, सी है मैरास्मस एवं क्वासियोकार, डी है मीना-माता एवं फ्लूओरोसिस। तो प्रश्न 30 का सही आंसर, तो प्रश्न 30 का सही आंसर है डी। क्या है? तो डी।
इसका सही आंसर है डी, मिनीमाता एवं फ्लोरोसिस। यानी कि पारे की अधिकता से होने वाले रोग, यानी कि पारे की अधिकता से होने वाले रोग को मिनीमाता कहते हैं। यानी कि पारे की अधिकता से होने वाला रोग है मिनीमाता। सबसे पहले जापान में मछलियों के अत्यधिक संख्या में मर जाने के कारण प्रकाश में आया। मैरास्मस तथा क्वासिरक्योर पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो प्रश्न 30 का सही आंसर है डी, मिनीमाता एवं फ्लोरोसिस। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो लेक्चर पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन यानी कि PYQs हम करा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के PYQs देखते रहिए। थैंक यू।